नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चुका है इंडिया का सवाल का। और साथ ही देखिए, वक्फ कानून को लेकर के इस वक्त देश भर में अलग अलग तरीके से सियासी घमासान हम देख रहे हैं। वक्फ कानून पर राष्ट्रपति की मुहर इस वक्त लग चुकी है, यानी वक्फ पर बने नए कानून को लेकर के देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कानून को लेकर के विरोध देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में कानून को लेकर के ज्यादा ही विरोध देखने को मिल रहा है, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल ही क्यों ना हो। यहाँ विरोध के सुर लगातार उठ रहे हैं। विरोध की असल वजह समझ से इस वक्त परे बताई जा रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या आखिर इन राज्यों में कानून का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ सरकार किसी और की है। इसके पीछे क्या कोई सियासी खेल तो नहीं चल रहा है? क्या यहाँ की सरकारें इस कानून के विरोध के जरिए देश के धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं? क्या देश को अस्थिर करना चाहती है ये सरकारें? वैसे प्रदर्शन कुछ बीजेपी समर्थित सरकार वाले राज्यों में भी हुआ, लेकिन ये महज सांकेतिक रहा। इतना ही नहीं, कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंच गया तो फिर इस पर प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहे हैं? क्या इसके लिए वोट बैंक की राजनीति इन दलों पर हावी तो नहीं है? जबकि सरकार का यह कहना है कि वक्फ कानून से गरीब, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को फायदा होगा और वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी। क्या विपक्षी दलों के नेताओं को पारदर्शिता नहीं भा रही है? तो आज इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लगातार लोगों से भी कुछ मेहमानों से बातचीत करेंगे और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ एक एक करके जुड़ चुके हैं। लेकिन उनके पास जाए उससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं पहले आपको सुनवा देते हैं। ये कम्युनल पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, गन्ने की कीमत नहीं दे पाए, बिजली महंगी है, महंगाई है, निवेश नहीं ला पा रहे, रोजगार नहीं, नौकरी नहीं। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। तो इस वक्त हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। शिवानंद होलियालकर जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ। शिवानंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और महेश दास जी, प्रवक्ता JDU से, आपका भी बहुत स्वागत है महेश जी न्यूज इंडिया पर। संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और राहुल अबाना, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, आपसे कुछ देर में जुड़ेंगे। तो फिलहाल इस वक्त ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत मैं बीजेपी प्रवक्ता से ही करना चाहूंगी, राकेश पोद्दार जी, क्योंकि हमने वक्फ संशोधन बिल के पास होने तक दोनों सदनों में चर्चाएं घंटों देखी। यहां तक कि हमने उससे पहले भी प्रदर्शन देखे, उसके बाद भी प्रदर्शन देखे। अब जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं, ये बिल कानून बन चुका है, इसके बाद भी हमने देखा कि कैसे कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं इसे। लेकिन इसके बाद भी आखिर अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए तिवारी जी, जिस लोगों ने राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे लालू प्रसाद हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश जी हो, और जनता को और मुसलमान भाइयों को समझाने में ये लोग बिल्कुल जैसे NCR की बात कर रहे थे, जो पहले जो 3 तलाक जैसे मुद्दे थे, बहुत सारे जैसे मुद्दे थे जिनको बहकाने का इन्होंने लगातार काम किया। तो हम लोगों ने जनता को और मुसलमान भाइयों को, मुसलमान बहनों के लिए हम लोगों ने लगातार देश के प्रधानमंत्री ने चिंतित रहते हुए वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल लाया, जिसमें हम लोगों ने 36 सदस्य की नियुक्ति की, 200 घंटा चर्चा हुआ, 246 जो मुस्लिम
के सोसाइटी है, मुस्लिम के जो चलाने वाले कमेटी है, उन लोगों ने समर्थन देने का काम किया। अब रही बात, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए लोग तत्पर थे और 3 तलाक जैसे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, नोटबंदी पे इनको फटकार लगाई, 370 जैसे मुद्दे पे फटकार लगाई, राम जन्मभूमि के जैसे कानून पे इन्होंने फटकार लगेगा इन लोगों को। लेकिन हम लोगों ने लगातार इन लोगों की सेवा के लिए चिल्लाया और बार बार ये लोग कहते हैं कि 27 आर्टिकल 27 की बात करते हैं, 26 की बात करते हैं, 28 की और 30 की बात करते हैं। मैं आर्टिकल 27 में कहना चाहता हूँ कि संविधान हमारा क्या कह रहा है, विजिलेंस काम के लिए 1 रुपया खर्च नहीं होगा, हमारा संविधान कहता है, लेकिन धार्मिक काम के लिए खर्च होगा। आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जा सकते हैं, मजहब की किताब भी पढ़ाई जा सकती है। आर्टिकल बाबा साहब अम्बेडकर संविधान कह रहा है। आर्टिकल 30 कह रहा है कि मदरसा दीनी तालीम दे सकता है, लेकिन शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकता है। आप एक चीज बताइए तिवारी जी, वक्फ बोर्ड का कानून लाकर देश के प्रधानमंत्री और देश के सभी भी मुस्लिम लोगों ने इसका समर्थन किया है। दक्षिण राज्य की बात इसलिए आती है कि दक्षिण राज्य में हमारी सरकार नहीं है, वहाँ पे तुष्टीकरण करना है, ठीक है, और तुष्टीकरण के मुसलमानों के कंधे पे बंदूक देखा। चलिए ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बंदूक तो इनका है लेकिन कंधा किसी और का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास लौटूंगे मैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ शिवानंद जी भी क्योंकि जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस। तो शिवानंद जी, कांग्रेस का स्टैंड मैं समझना चाहूंगी। आखिर बदलाव हो रहे हैं तो फिर इस बदलाव से आपत्ति क्या है कि अब कानून बनने के बाद भी आपने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दे दिया। कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां आपकी भी पार्टी रूल कर रही है, वो उन स्टेट्स में भी हमने देखा कि अभी भी जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं, वजह क्या माने सर? तिवारी जी, फर्स्ट मैं जय श्री राम बोलता हूँ जी। आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी रामेश्वर चले गए, श्री राम अयोध्या में क्यों नहीं चले गए? अयोध्या में सबक सिखाया राम ने, डरे हुए नहीं तो रामेश्वरम भी तो रामायण काल से जोड़ा जाता है ना, राम सेतु तो वही है, यही तो जिक्र मिलता है ना सर। तो अगर वो अयोध्या ना जाकर रामेश्वरम चले गए तो क्या आपत्ति हो गई इस पर? तिवारी जी डरे हुए अयोध्या में नहीं जा रहे क्योंकि उधर 13,000 एकड़ का जमीन घोटाला ओपन हुआ है। हाँ। सर अयोध्या आप गए थे? गोल्ड चोरी हुआ है, आज तक नहीं मिला है। सर आप अयोध्या गए अभी तक? जी गया हूँ मैं। अयोध्या में सब लाइट बेट सब चोरी हुआ है, गोर गरीब दलितों के घर तोड़ा गया, परिवार बह गए। हाँ, आज भी उधर बारिश हुआ तो सब पूरा पानी रुक रहे हैं। दूसरी बात, उधर सब भ्रष्टाचार राम के नाम पे चंदा इकट्ठा करके ये लोगों ने चंदा चोरी किया है। सीबीआई ईडी की तरफ से इंक्वायरी होना चाहिए। मैं ठीक है सर, लेकिन फिलहाल मामला मुद्दा आज का वक्फ बिल को लेकर है। मैं मांग वक्फ बोर्ड का जी वक्फ बिल जबरन लेके आना, दिशाहीन करना, नरेंद्र मोदी जी। सुरभि जी आपसे 1 मिनट का समय लेना चाहता हूं। शिवानंद जी, आपके ऑडियो में कुछ ग्लिच है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बार-बार आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी दोबारा जरूर हमारे साथ कनेक्ट करें। राकेश जी, मैं पहले सबसे एक एक करके उनकी राय जान लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आप अपने जवाब तैयार रखिएगा। हमारे साथ इस वक्त महेश दास जी भी जेडीयू प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। महेश दास जी, आपसे समझना चाहूंगी, बिहार में तो विधानसभा चुनाव भी है और यह आरोप लग गया कि देखिए विधानसभा चुनाव के पहले की तैयारियां जेडीयू दिखाना चाहती है, कॉन्फिडेंस में बीजेपी को लेना चाहती है एनडीए के साथ में, क्योंकि उनका गठबंधन है, इस वजह से उनके साथ में मिलकर के वोट कर दिया। लेकिन तमाम विपक्षी दल आपके खिलाफ खड़े नजर आए। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई वोटों की सिर्फ लालच है ये? अच्छा ये बताइए हमारे साथ क्यों खड़ा है? और पहला नंबर बात ये, इन लोगों जो कांग्रेस के साथी कह रहे थे, इनके जो पार्टी के लीडर ऑपोजिशन है राहुल गांधी, कहाँ गायब थे भाई कदम से? इनका ये जवाब पहले मांग लीजिएगा। और हम समझते हैं कि अगर वक्फ संशोधन बिल आया है, इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, मैनेजमेंट सही तरीके से होगा, उसका ऑडिट सही समय पे होगा, मुस्लिम समुदाय के लोगों को
अगर इससे बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार की व्यवस्था होगी तो इन लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है भाई? इन लोगों को सिर्फ वोट की चिंता होती है। हम लोग जो है एनडीए के लोग हैं वो वोट की नहीं, वोटर की चिंता करते हैं। फर्क यही है, चीज को समझिए। और ये लोग क्या बोलेंगे, ये कांग्रेस के साथी कर रहे हैं। ये सर्च कमेटी का जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट से ही समझ में आता है कि इन लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए क्या काम किया। मैं बिहार के संदर्भ में बात करता हूँ। जब 1989 में यहाँ दंगा हुआ, भागलपुर जब दंगा हुआ, इसका जब हमारी एनडीए की सरकार आई तब हम लोगों ने उसको न्याय दिया। और अभी भी मैं हमारी पार्टी उन लोगों जो भी पीड़ित थे उनको पेंशन दिया जा रहा है। और हम हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में जिससे सत्ता संभाले हैं, तब से आज तक एक भी सांप्रदायिक माहौल या 1 घंटे के लिए भी अगर हिंदू मुस्लिम का कहीं कोई घटना हो या रेप बना हो तो ये लोग बताते हैं हमको। इन लोगों के काम है सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना। मुस्लिम समुदाय, हमारे यहाँ कास्ट सर्वे हुआ था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कास्ट सर्वे में मुस्लिम समुदाय के 73% पासमानदा समुदाय के लोग आते हैं। अगर इस बिल में पासमानदा समुदाय के लोग को फायदा हो रहा है तो इन लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर उस बिल में मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो इन लोगों को दिक्कत क्या हो रहा है? इन लोग के नेता जो है कहते हैं सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाएंगे। इन लोग अगर हम लोग इस बिल के तहत अगर सोशल जस्टिस अचीव कर रहे हैं तो इन लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? ये जवाब देते हैं। महेश दास जी, वैसे 2010 का लालू यादव का भी एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ जिसमें लालू यादव ये कहते हुए सुने गए कि इसमें बदलाव होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। प्रवक्ता ने जारी किया था और वो बोल रहे हैं कि जब पटना के घाट कमला चौराहा पे ये पक्ष के लोग तो पूरे जमीन को हड़प लेते हैं तो ठीक है महेश दास जी, ठीक है, बने रहिए लॉटरी में आपके पास। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संदीप चौधरी जी भी जुड़े हुए। संदीप जी, सर सबसे पहला सवाल तो ये कि अगर आज के राजनीति के स्तर को हम देखें तो जब भी कोई बिल आना होता है संसद के भीतर तो ये सत्ता पक्ष बनाम विपक्षी दल हो जाता है। विपक्षी दल सभी एकजुट हो जाते हैं कि अगर सत्ता पक्ष की ओर से लाया गया है तो चाहे कोई भी बिल क्यों ना हो लेकिन उसका विरोध किया जाएगा, उसकी कमियां और खामियों को ढूंढा जाएगा, उस पर सुधार कैसे किया जा सकता है इस पर मंथन नहीं होगा, संसद का समय बर्बाद किया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब जब ये कानून बन चुका है तो आप इसे संसद के भीतर तो ये भी कह देते हैं, कोई इसकी प्रतियां फाड़ देता है, कोई ये कह देता है कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जबकि इससे पहले भी 2 बार संशोधन हुए तब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ। तो सर मैं आपसे थोड़ा सा आज की राजनीति को आपके नजरिए से भी समझना चाहूंगी। देखिए सुरभि जी, जब हमारी संसद में कोई बिल पास हो जाता है, दोनों सदनों में पास होकर राष्ट्रपति के पास चला जाता है, वो कानून बन जाता है और वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, उसे उसको मानना होता है, उसका पालन करना होता है। ये तो है कानूनी चीजें। इसके बाद मैं आपको बताऊं इतना हा हुल्ला हो क्यों रहा है सुरभि जी? ये इतना हा हुल्ला इसलिए हो रहा है कि मुस्लिम आम आदमी पार्टी सोचती है कि ये मौका है मुस्लिम को हम अपने साथ लगा ले, कांग्रेस समझ रही है कि ये मौका है मुस्लिम वोट बैंक को हम अपने साथ लगा ले, लालू यादव समझ रहे हैं ये मौका है मुस्लिम को लगा ले, समाजवादी पार्टी समझ रही है कि मुस्लिम को हम साथ लगा ले, और इन सबके जो आका है ओवैसी साहब वो समझ गए हैं कि मौके को मैं बुला लूं और मैं मुसलमानों का पूरे देश में नेता बन जाऊं। लेकिन कुछ चीजें कमी रह जाती है कहीं भी। जो वक्त बिल है सुरभि जी, इसमें कई ऐसी कमियां और खामियां कि अगर वक्त कमेटी और आपकी कहीं कोई प्रॉपर्टी है, आपका उनके साथ कोई विवाद है तो वो आपकी प्रॉपर्टी पर भी दावा कर सकते थे। ऐसे में आपकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाती जब तक वो केस कोर्ट कचहरी में चलता, आप हकदार नहीं। आ रही हूँ शिवानंद जी, आपके पास भी आ रही हूँ जी। कहीं ना कहीं सुरभि जी चीजें सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए। जो पैनल बनता है, जो कमेटी बनती है, उसमें सरकार के लोग, अधिकारी लोग होने चाहिए, IAS के अंदर होने चाहिए। तो मुझे लगता है सरकार ने तो ये कदम उठाया है, ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि चीजें कानूनी तरीके से प्रोसेस हो। हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है, कानून से चलने वाला देश है। यहाँ पर अफगानिस्तान की तरह फंसते नहीं चल सकते या किसी की तानाशाही नहीं चल सकती। इसलिए ये चीजें न केवल के लिए, जैनियों के लिए, के लिए, सबके लिए लागू होती है।
तो मुझे लगता है कि जो कुछ आते हवा देने की कोशिश हो रही है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है। बाकी ये बिल स्वागत योग्य और बेहतर स्वागत। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ इस वक्त राहुल अवाना जी भी बने हुए। राहुल जी, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी का भी स्टैंड जानना चाहूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का स्टैंड भी अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव भी इसमें बिल में कई कमियां और खामियां गिना चुके हैं। कई बार वो ये कह चुके हैं कि देखिए ये तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की उस शक्ति को दबाने की, उन्हें कमजोर करने की कोशिश है। लेकिन कमजोर कैसे किया जा रहा है? क्यों आपकी ये पार्टी बार बार कह रही है? सबसे पहले तो सभी मेरे जो साथी हैं उनको नमस्कार, और आपको भी इस बिल पे आपने बोलने का मौका दिया हमें। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि जब ये मोदी जी अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों को 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हैं और हमारे 700 किसानों की गाजीपुर बॉर्डर पे शहादत हो जाती है, तो ये जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जो मुझे पता चला है कि 12,000 करोड़ रुपए की है मैडम। एक अपने दोस्त को पकड़ लाए कि कोई से भी मोदी को, जो इनके गुजरात के मोदी और जो उद्योगपति भगोड़े हैं, वो 20-20, 50-50 हजार करोड़ रुपए लेके गए हैं। 12,000 करोड़ रुपए इन पे मैडम दिखाने के लिए कुछ नहीं है देश में। ये सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान जात को बड़ा टारगेट बना रहे हैं। इनका कौन सा बिल ठीक रहा है बताओ मुझे? इन्होंने नोटबंदी करी, हमारा देश कहाँ चला गया नोटबंदी करके? इन्होंने जीएसटी लगाई, हमारा देश कहाँ चला गया? हमारा सब मध्य में लोगों उद्योग था जो राहुल जी, जिस दौरान ये मुद्दा रहा था तो इस मुद्दे को लेकर भी हमने बहस की थी, हमने चर्चा की थी। मैडम अभी तो ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। कल ये सरदार, तो सर यही तो पूछ रही हूँ सर कि कैसे टारगेट हो रहे हैं मुसलमान? मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ और यही तो समझना चाह रही हूँ राहुल जी। सुनिए मैडम, मुझे सुने आप एक मिनट प्लीज। पहले आज तो ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, कल ये सरदारों को करेंगे, जैनों को करेंगे, बौद्धों को करेंगे, उनके गुरुद्वारों को भी एक्वायर करके अपने चुनिंदा दोस्तों को देंगे। आज लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन ये किसी के नहीं है, ना हिंदू के ना मुसलमान के। इन पे दिखाने के लिए बीजेपी वाले में कुछ नहीं है। ये इसीलिए 12,000 करोड़ से मेरे देश की जीडीपी क्या दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाएगी? देख लो चाइना कहाँ चला गया मैडम। इनका कुछ रहा है? इन पे इन्होंने 2 करोड़ रुपए, हम 2 करोड़ रोजगार दे दिया उन्होंने। इन्हें 15 लाख, हमें 15 लाख रुपए खाते में देने था। हमारा देश 7 गुरबत में कहाँ चला गया? बस मुसलमान ही है इन पे। ये बीजेपी के बरवक्त 2 मिनट हिंदू मुसलमान से अलग कुछ करके दिखा दे हमें। 100 स्मार्ट सिटी बना दी रहा है मैडम। सर, तो बीजेपी के प्रवक्ता आपको सुन रहे हैं, वो भी आपके सवालों का जवाब दे देंगे। इनसे पूछो कितनी स्मार्ट सिटी बना दी इन्होंने। मेरे देश की जनता को 80 करोड़ को 5 किलो राशन की गुरबत ठीक है, शिवानंद जी भी कुछ कह रहे हैं जी। ठीक है राहुल जी, ठीक है, सुन लिया हमने आपको। इतने सवाल खड़े किए हैं तो जवाब भी सुन लीजिए। जी राकेश जी, जल्दी से कहिए, क्योंकि मुझे शिवानंद जी के पास भी जाना है। तिवारी जी, मैं आपका समय लेना चाहता हूँ, 1 मिनट का बात करना चाहता हूँ जी। इनसे पूछिए, हिंदू और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। सपा के नेता अखिलेश यादव जी, भैया हेलो बीजेपी के प्रवक्ता, 100 स्मार्ट सिटी में 60 स्मार्ट सिटी बना दी आपने। कितने शहरों में मेट्रो चला दी आपने? राहुल जी सवाल उठाए तो सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। राहुल जी एक बार राकेश जी को सुन लीजिए, आपके सवालों को जवाब दे रहे। तो इन्होंने कितने गोद गांव लिए थे, कितने गोद में तरक्की हो, कितने गोद इन्होंने गांव छोड़ दिए गोदी से बात। तिवारी जी थोड़ा समय दिया जाए जी। लो भैया समय लो। हमारे भाई ने पूछा कि हिंदू और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी करते। तिवारी जी, हम लोग हिंदू और मुसलमान नहीं करते हैं। इनसे पूछिए पीडीए समीकरण क्या होता है। फिर सुनिए, मैं आपकी बात सुन लीजिए। देखिए, लोकतंत्र है, मौलिक अधिकार है मेरा बोलने का, आप सुन लीजिए। वहां से अखिलेश जी सुन लीजिए, मेरे भाई अखिलेश भाई के प्रवक्ता सुन लीजिए। आपने पीडीए समीकरण बनाए। पीडीए समीकरण क्या होता है? बाकी लोग कहाँ चले गए? अगरा पिछड़ा कहाँ चला गया? राजपूत ब्राह्मण कहाँ चले गए? दलित महादलित कहाँ चले गए? कैसी राजनीति करते हैं आप लोग? लालू प्रसाद यादव माई समीकरण बना के घूम रहे हैं, मुस्लिम और यादवों की समीकरण। देश क्या इस समीकरण से देश चल सकता? नहीं चल सकता है। और मैं कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री और मोहन भागवत जी लगातार कहते हैं कि दुआ करो हमारा भारत, दुआ करो हमारा भारत फिर से महान बने, हर हिंदू विवेकानंदा, हर मुसलमान कलाम बने। हम इस पे काम करते हैं। और मैं कहता हूं, मंदिर में दाना चुपकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर में दाना चुपकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की
मैंने सुना है राधा की चुंदरी कोई सलमा बेगम सिलती है। ठीक है। एक रफीता महफिल में रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद्र राकेश जी, बच्चों को राकेश जी गीत गा पॉइंट पर आइए हम सर। उस पे काम कर रहे हैं। सर और मेरे मैं पास लिमिटेड समय है, प्लीज पॉइंट पर आइए। तिवारी जी मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। इनसे पूछिए, अफगानिस्तान से पठान आया था, हैदराबादी पठान, उसके पास वक्त जमीन कहां से आ गई? मदीना से मदीना परिवार आया था, जिनके सहयोग से ये लोग चल रहे हैं, उनके पास जमीन कहां से आ गई? बुखारा से बुखारा जी आए थे, जो इमाम साहब हैं जामा मस्जिद, उनके पास जमीन कहां से आ गई? इनसे पूछिए। उस समय में 40,000 जमीन था, 40,000 एकड़ जमीन था, और आज ठीक है, खास तौर पर उन राज्यों में जहां पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है। और इसी को लेकर के हम इस वक्त सवाल भी पूछ रहे हैं अपने मेहमानों से कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर कमियां क्या हैं, उन कमियों को बताया क्यों नहीं जा रहा है, बार बार इसका मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। एक बार फिर से मैं शिवानंद जी का रुख करना चाहूंगी। शिवानंद जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, तो मैं सबसे पहले आप ही के पास ब्रेक के बाद लौट रही हूँ। क्या आपका जवाब तैयार है? क्योंकि इससे पहले ही कई सारे सवाल आपके लिए तैयार हो चुके थे। जी सुरभि जी, देखिए, देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वन नेशन वन लॉ लेके आने के उन्होंने प्रयास किया था। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी आरएसएस को, मुंबई में मुकेश धीरूभाई अंबानी का जो एंटिलिका पैलेस है वक्फ बोर्ड के ऊपर बना हुआ है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को पूछना चाहता हूं, बीजेपी आरएसएस को, वो पैलेसेस आप गिरा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में आज भी केस पेंडिंग है सुरभि जी, नंबर 1। नंबर 2, वक्फ बोर्ड का जमीन किसका है? जब 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुआ, उस टाइम यहाँ जो लोगों का जमीन का ओनरशिप कोई नहीं था, तभी वक्फ बोर्ड की तरफ ट्रांसफर करके 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी ने और पटेल जी ने मिलके एक वक्फ बोर्ड स्थापना करके ये पूरा जमीन वक्फ बोर्ड पे बना दिया। उसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, आईएएस ऑफिसर और माइनॉरिटी मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर डिसीजन लेते थे। इसमें गौर, गरीब, दलित, इसमें एक ही वन नेशन वन लॉ जो बोल रहे हैं, उसमें महिलाओं के अधिकार के बारे में 2022 में सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा था। उस टाइम माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश ने बोला था कि इसमें महिलाओं के लिए मुस्लिम लॉ में सिर्फ बेटे को ही देना है प्रॉपर्टी, इसमें अमेंडमेंट करके इसमें महिलाओं के लिए भी, बेटियों के लिए भी आप देने का ये करना चाहिए। दूसरी बात, अभी वक्फ बोर्ड के जो अतिक्रमण हुआ है, जहाँ ट्रेसपासर हुआ है, ट्रेसपासिंग, ये नरेंद्र मोदी जी अभी जो वक्फ बिल लेके आया, उसमें जो अतिक्रमण जो जबरन कब्जा करके बैठे उनको सेव किया है, क्योंकि 12 साल रुकने के लिए बोल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनको न्याय मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेके 2025 तक नरेंद्र मोदी जी सरकार था, उस टाइम ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा नहीं उठाया। अभी आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, बिहार में इलेक्शन सामने रख के नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, देवे गौड़ा जी, अजीत पवार जी, सबको खत्म करने के लिए सेक्शन 40 और सेक्शन 85 किसने जोड़ा था? किसकी सरकार में जोड़ा गया था सर? कांग्रेस के सरकार में 2013 में खुद बीजेपी सपोर्ट किया था सुरभि जी। 2013 में जो वक्फ बोर्ड का जो हमने बिल उस टाइम लेके आया था, बीजेपी ने आरएसएस पूरा टीम के साथ बैठ के 10 मीटिंग होके उसमें अलॉटमेंट करके क्लियर किया था। सर, तो ऐसे तो इस बार के लिए भी दावा किया जा रहा है कि जेपीसी का गठन तो विपक्ष के कहने पर ही हुआ था ना सर? इसको लेकर के कई मीटिंग्स भी हुई सर, पूरी लिस्ट है सामने। जगदम्बा पाल को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, उनके नेतृत्व में हुआ। इस सुरभि जी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन बॉम्बे में 2 मीटिंग हुआ, दिल्ली में 1 हुआ, 1 हरियाणा में हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं बीजेपी प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो?
मणिपुर जल रहे, आज तक नहीं गए। सफल में देखिए, नागपुर में अभी दंगा हुआ है। लेकिन सर एक बात बताइए ना, संभल के इतिहास को आपने भी सुना होगा, और संभल में आप ये कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढा जा रहा है? ठीक है, कुछ अगर अंश तक आप सही हैं तो कुछ तक तो गलत भी हो सकते हैं ना सर, क्योंकि आपके सामने प्रमाण है। इस वक्त प्रमाण है या नहीं है सर? आपने खुद देखा या नहीं? सुरभि जी, इनको बीजेपी और एक बड़ा सवाल सर आपने उठाया मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया को लेकर के, और आप ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर वो घर खड़ा है। सर आप ये प्रूफ कर दीजिए, आप ये प्रूफ कर दीजिए। आपने कहा कि कोर्ट में मामला है, सर आप प्रूफ कर दीजिए। करता हूं मैं, थोड़ा बोलने दो सुरभि जी, बीच में मत टोकिए, मेरे को बोलने दो 2 मिनट, फिर आप बता दीजिए। मैं भी एक हिंदू हूँ, हिंदू लिंगायत हूँ। मैं अगर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने के बदले जाओ ना, काशी विश्वनाथ जाइए, उज्जैन जाइए। हाँ, मैं भी एक हिंदू हूँ। कितना हिंदुओं को, मैं बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र को पूछना चाहता हूँ, कितना हिंदुओं को रोजगार दिया बताइए। दूसरी बात, हिंदू अभी वक्फ बोर्ड का इतना प्यार क्यों? इतना बड़ा ईद हुआ, एक बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईद मुबारक भी नहीं दिया। इतना प्यार मोहब्बत क्यों आ गया हिंदू वक्फ बोर्ड के जमीन? ये अदानी को तो नहीं देने का सही अच्छा नहीं है हुआ। सर आप लोगों का, अगर दरगाह पर चादर चढ़ा दे तो आप कह देते हैं कि आप तो चुनाव देख करके और उसके बाद से आप खुद ही दरगाह पर चादर चढ़ाने चढ़ जाते हैं, उसके बाद से आप हिंदू मुस्लिम विवाद कर देते हैं, और उसके बाद जब किसी को अगर ईद की मुबारकबाद दे दी जाए तो उस पर भी आपत्ति हो जाती है। वक्त संशोधन आपने किया तो सही, अगर बीजेपी की सरकार ने कर दिया तो गलत। जी, कतार के राजा आए थे तभी देश के प्रधानमंत्री और विदेश मिनिस्टर जयशंकर जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोला था, हिंदू भाई बहनों के हाथ में, एक हाथ में कुरान दूंगा, एक हाथ में लैपटॉप दूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ, कब देना चाहते हो? इतना वक्फ बोर्ड की जमीन की इतना क्यों? ये अभी देखिए, जमीन मेरा, अब मालकी मेरी, ताबा मेरा, ठीक है। और कुछ भी करना है तो मोदी साहब को क्या आपको पता है सर, क्या आपको पता है शिवानंद जी, क्या आपको पता है कि कितनी केसेस ऐसे हैं जो कि कोर्ट में पेंडिंग है, उन्हें सुना नहीं गया, वो वक्फ ट्रिब्यूनल में आकर के सिर्फ अधर में लटक गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। कितनी प्रॉपर्टीज वक्फ की ऐसी है जो कि अनरजिस्टर्ड है। सर अगर सही तरीके से कोई जमीन कब्जाई जाती है तो सर उसे कब्जा नहीं कहते। सर कोई अगर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जमीन ली जाती है तो उसे कब्जा नहीं कहा जाता है, उसे अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज में नहीं डाला जाता है। सर बोल रहे ना सुरभि जी, ये जो वक्फ बोर्ड के बिल में वही बोल रहे, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बोला था, गैर हिंदू तिरुपति बालाजी के ऊपर कोई भी मुस्लिम या भाई सिख ईसाई नहीं जा सकते। तो आप वक्फ पे कैसे हिंदू आ सकते हैं? क्यों नहीं आएगा? सब लोग आएंगे। देखिए मद्रास में आज तमिलनाडु में 4,65,000 एकड़ जमीन है। सर ये इतना प्यार आपका उन लोगों के लिए क्यों नहीं जाता जो कि अपनी केस लड़ रहे हैं? सर तमिलनाडु का एक पूरा गांव हड़प लिया जाता है वक्फ के नाम पर सर, और वक्फ का मतलब होता है दान देना, किसी से छीनना नहीं। राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? एकड़ जमीन है वहाँ, कुल मिला के 10.5 लाख एकड़ जमीन है। अरे सुनिए मेरे भाई, सुनिए, ये वक्फ बोर्ड के पीछे पड़े हैं। इस सब की लड़ाई का जड़ है तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लड़ाई लगाने का जबरन करना, सुनिए मेरे भाई, शिवानंद जी बहुत मौका मिला आपको, आप राकेश जी को बोलने दीजिए। शिवानंद जी पूछना चाहता हूँ बीजेपी पर, अरे भाई सारे लेकिन शिवानंद जी जवाब तो आप भी नहीं दे पाए ना। धीरू भाई अंबानी का नाम आप ले रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज गिना रहे हैं और ये कह दे रहे कि वक्फ की जमीन पर है। सर यतीम खाने की जमीन थी वो, और बाकायदा डॉक्यूमेंट्स थे जिस आधार पर वो जमीन खरीदी गई थी, और तब एंटीलिया बनाया गया। सर पढ़ लीजिए थोड़ा सा, पढ़ लीजिए थोड़ा सा सर। आज भी डॉक्यूमेंट मेरे पास है, वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। सर तो वक्फ के पास तो ऐसे कितने, सर वक्फ के पास तो ऐसे कितनी प्रॉपर्टीज ऐसे जिन पर दावा कर चुके हैं वक्फ बोर्ड, और इसी वजह से मैंने कहा कि लाखों की संख्या में ऐसे कई ऐसे जमीनें सर जो कि अनरजिस्टर्ड है। ठीक है शिवानंद जी, ठीक है शिवानंद जी, ठीक है शिवानंद जी आप सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। मुकेश अंबानी ने पैलेस बनाया, अंसारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी तो आप सर सिद्ध कीजिए ना। आप कहते हैं कि वो कोर्ट गए हैं, मामला कोर्ट में पेंडिंग है, आप उसे सिद्ध नहीं कर पा रहे। सर बोल देने से नहीं होता है। सुरभि जी बीजेपी आरएसएस कितना भी कुछ भी करो, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। इसको ऐसे
आपको ये पता है सर, आपको पता है शिवानंद जी कि उसमें जो केसेस सबसे ज्यादा फाइल हुए हैं वो किन लोगों के केसेस है? वो गरीब मुसलमानों के केसेस है सर। 40,000 केसेस अब तक पेंडिंग है। आप कहते हैं आप मुसलमानों के हक में आवाज उठाते हैं, वो मुसलमान आपके अपने लोग नहीं कहलाएंगे फिर? नहीं, कलेक्टर के आगे कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं, हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं, क्यों? वक्फ बोर्ड चेयरमैन को भरोसा तो नहीं। सर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता कहाँ था? सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता कहाँ था? आपकी सरकारों ने तो उस पर पाबंदी लगा दी थी। सर वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा, सर वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है सर। अधिकार किसने दिया? हाईकोर्ट के ऊपर सर आप मेरी राय अगर मानते हैं तो मैं कहती हूँ कि आप अपनी जमीन वक्फ के नाम कर दीजिए। मैं देखती हूँ उसके बाद आप कितने आराम से बैठ करके बात कर पाएंगे। जमीन का मालिक मैं हूँ, सेलिड मेरा नाम पे है, तो दे दीजिए ना सर दान, दे दीजिए ना। कांग्रेस को आपत्ति तब हुई जब अयोध्या में भगवान श्री राम का राम मंदिर बना, तब आप लोगों ने ये कहा था कि दान की हुई चीजों पर आखिर ये मंदिर ही क्यों बनाना चाहते हैं, ये स्कूल क्यों नहीं बनाते? शिवानंद जी, आप ही ने कहा था, आपकी सरकार थी, आपने कहा था अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था कि अस्पताल क्यों नहीं बनाए जाते, कॉलेज क्यों नहीं बनते? मैं जानना चाहूंगी कि अगर यहाँ पर माफ कीजिएगा सुरभि जी, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है और ना समझाने से कोई फायदा है। और मैं कहना चाहता हूँ, जो बातों की उजागर करना चाहता हूँ मैं कर देता हूँ और बता देता हूँ कांग्रेस के नेताओं को। कांग्रेस को आज तक नहीं पता है। सुरभि आवाज आ रही है हमारी? सुरभि जी, हेलो, जी मुझे आपकी आवाज मिल रही है। सुरभि जी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ देश में गुमराह करना है। और गुमराह की मैं बात करता हूँ, कभी कहेंगे संविधान खतरे में, कभी कहेंगे लोकतंत्र खतरे में। अगर संविधान को किसी ने लूटा तो कांग्रेस ने लूटा, मैं तथ्यों पे कहना चाहता हूँ। और इन्होंने क्या किया, 35A कानून जो लाया था 370 वाला, हमने तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति महोदय जी के पास गए, लेकिन ये लोग 35A वाला जो कानून था ना राज्यसभा में गए ना लोकसभा में गए, अपने बाप का, परिवार का, पार्टी की तरह संविधान को भी लूटा इन्होंने और कानून को लाने का काम किया। सुरभि जी, ये है कांग्रेस। और कांग्रेस, ये सवाल शिवानंद जी से मैंने भी पूछा कि अयोध्या में जब लोगों ने अपनी जमीनें दान की या जब अपने पैसे दान किए तो इनका कहना था कि कॉलेज या फिर अस्पताल क्यों नहीं बने, लेकिन वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टीज है, लेकिन यहाँ पर कोई वकालत करने नहीं आया कि वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी एक 5 सितारा होटल का निर्माण तो हो जाता है उस जमीन पर, लेकिन वहां से मुनाफा भी उठाया जाता है, लेकिन अस्पताल या स्कूल या कॉलेज बनते हुए नहीं दिखते। जी शिवानंद, बताइए, मुस्लिम बजट 3,500 करोड़ था, ये लोग कम करके 1,000 करोड़ किया, क्यों भेदभाव किया? वक्फ बोर्ड जमीन के ऊपर ध्यान क्यों है? हिंदू जमीन देखिए 10.5 लाख एकड़ जमीन है, तमिलनाडु, शिवानंद जी, तेलंगाना, केरला। शिवानंद जी, राकेश जी को भी सुन लीजिए। पूरा आधा घंटा का डिबेट खराब। बीजेपी आपके सवालों का जवाब दे रही है। बीजेपी के पास कुछ नहीं। हाँ जी, राकेश जी आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। नहीं, आपके पास बहुत कुछ है कहने को, आप काफी देर से कुछ कह रहे हैं, हम सुन चुके हैं, आपकी बातें सुन चुके हैं, लेकिन दूसरों को भी बोलने का जरा मौका दे दीजिए। और भी गेस्ट अभी चुपचाप से अपनी बारी का इंतजार करें। हमने सदन के भीतर भी देखा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और किस तरह प्रियंका गांधी सबसे ऐन मौके पर आए थे अपनी बात रखने, जिस वक्त वोट पड़ने वाले थे उससे पहले ये भी नदारद दिखाई दिए, और इसके पहले भी कई ऐसे मामले रहे सर। अब अगर आंकड़े गिनाने पे आ जाओ ना तो ऐसे पूरी डिबेट निकल जाएगी सर। राकेश जी, कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, देखिए वहीं पे अजीत पवार को खत्म। सुनिए मेरे भाई, सुन लीजिए। राकेश जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। देखिए, ट्रिब्यूनल में पहले लोग, ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड अगर ट्रिब्यूनल कहता कि संपत्ति हमारी है तो कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, उसकी आजादी हमने दिया। और अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर जितना बेटा का अधिकार होगा उतना बेटी का भी अधिकार होगा। और बेटी को अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति से अगर कोई आमदनी होती है तो बेटी को भी उसका मुनाफा दिया जाएगा। और रही बात वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे, आज जितने भी 5 स्टार होटल की आपने बात कहा, वह बियर बार चलते हैं, ऑर्केस्ट्रा होते हैं। अल्लाह ने कहा था कि हमारी जमीन पे मस्जिद बनाना, हमारे जमीन पे कब्रिस्तान बनाना, मदरसा बनाना, लेकिन
बियर बार मत खोल देना। कांग्रेस के नेताओं ने बियर बार तक खोल दिया। और मैं कहना चाहता हूँ इसकी लड़ाई का जड़ कोई है तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और मैं कहना चाहता हूँ एक ट्रस्ट बना था जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो एक ट्रस्ट बना था 1920 में, एक ट्रस्ट बना था जब उस समय जिन्ना जी जिंदा थे, तो उन्होंने सोसाइटी एक्ट कानून लाया था अंग्रेज ने। उस समय में 40,000 एकड़ जमीन था, लेकिन जिन्ना जी ने उस जमीन को लेकर पाकिस्तान को अलग कर दिया। दूसरी बात 1950 में हमारा देश संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी को, तो उसके बाद 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कानून लाया था, फिर इंदिरा गांधी जी ने कानून लाया, राजीव गांधी जी ने लाया, नरसिम्हा राव ने लाया, मनमोहन सिंह जी ने लाया। किसी ने संशोधन नहीं कर पाए मुसलमानों के ऊपर, सिर्फ राजनीति इन लोगों ने किया। देश के प्रधानमंत्री और मैं कहता हूँ अगर वक्त एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति अगर है, अगर उनके पास कागज है, तभी ना मस्जिद हटेगा ना मदरसा हटेगा। राकेश जी, दिक्कत तो यही है कि लाखों एकड़ की जमीन जो कि अनरजिस्टर्ड है और इसी का सबसे बड़ा विवाद है। एक पूरा का पूरा गांव वक्फ के नाम हो जाता है, इस पर सवाल पूछ लिया जाता है तो विपक्षी दलों को आपत्ति हो जाती है। खैर, मैं आपके पास लौटूंगी। समाजवादी पार्टी से राहुल अवाना जी भी जुड़े हुए। इसका सवाल आपने बिल्कुल सही कहा। वक्फ बोर्ड की संपत्ति जिसकी कागज नहीं होगा वो भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर लेगी। उसका जो बेनिफिट होगा रेवेन्यू में ले जाएगा, उसका जो बेनिफिट होगा मुसलमान भाइयों को बेटी और मदरसा और मस्जिद कब्रिस्तान और मदरसा चलाने का काम करेगी। चलिए ठीक है राकेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। समाजवादी पार्टी से राहुल अवाना जी भी बने हुए हैं। राहुल जी, अब समय बहुत लिमिटेड बचा हुआ है मेरे पास और भी दो मेहमान हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी। एक सवाल आपसे ये भी है कि समाजवादी पार्टी तो बार बार ये कहती है कि हम तो पीडीए फॉर्मूले को भी अपनाते हैं और साथ ही साथ हम उन लोगों का भी ध्यान रखते हैं जिनके साथ में उन्हें पीड़ादायक कष्ट मिला होता है। लेकिन जब मुस्लिम तबके की बात आती है, आप कहते हैं कि उनके हक की आवाज उठाते हैं, लेकिन उन मुसलमानों का क्या जिन्होंने केस फाइल कर रखी है? उन मुसलमानों का क्या जो सड़कों पर उतर करके उस दिन जश्न मना रहे थे और धन्यवाद कर रहे थे सरकार का? मैडम, मैं तो यही कहूंगा कि जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 22 महीने 350 किलोमीटर का यमुना आगरा से लखनऊ हाईवे बनाते हैं, उसमें हम किसी मुसलमान भाई की लाइन अलग नहीं होती, उसमें हिंदू भी चलते हैं, मुसलमान भी चलते हैं। अब बीजेपी के वाले प्रवक्ता से बड़े आराम से बोल दूंगा कि आपने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 15 लाख खाते में दे दिए, 100 स्मार्ट सिटी बना दी। सिर्फ अब इन मुसलमानों को टारगेट करके हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण करके ये अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं। क्या इन्होंने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो के राशन में लाके नहीं खड़ा कर दिया? सिर्फ बाहर अपने चुमंता दोस्तों को तो मोदी जी 16 लाख करोड़ रुपए माफ करेंगे मैडम, और सिर्फ 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे एक किसी गुजरात के मोदी को पकड़ के लाओ, 50,000 करोड़ रुपए अपने सरकार के खाते में डालो। ये मोदी जी, ये अब इन पे और तो इन्होंने सब काम कर दिया। इन्होंने हॉस्पिटल बना दी, यूनिवर्सिटी बना दी, 100 स्मार्ट सिटी बना दी। सिर्फ और सिर्फ इन पे यही काम है कि यही एक काम बचा है मैडम इन पे। हम तो लैपटॉप भी बांटते थे, क्या हम लैपटॉप में हम देखते थे हिंदू ठीक है मुसलमान को, आज तो ठीक है राहुल जी। फिर मैं दोबारा महेश दास जी भी है हमारे साथ, प्रवक्ता जेडीयू से। महेश दास जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है जब संशोधन का मामला सामने आया, वक्फ संशोधन को लेकर के जब आवाज उठाई गई संसद में, ये मांग रखी गई किस पर वोटिंग भी होगी, चर्चा भी होगी, जेपीसी भी कमेटी का गठन हुआ, लेकिन इसके बाद उसकी प्रतियां भी फाड़ दी जाती है। लेकिन जब 2013 में जब 1995 में संशोधन हुआ तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आखिर ये अंतर कैसे किया जाए? लोगों की दोहरी मानसिकता हमेशा से रही है। समुदाय को इन लोगों ने शुरू से ही ठगने का काम किया है। समुदाय के लिए तरीके से इन लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया है। बिहार में जहाँ तक सवाल है, मैं बताता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जब से सत्ता संभाले 21 वर्षों में 284 गुना बजट में बढ़ोतरी किया। 2005 में 4-5 में बजट हुआ करता था 3 करोड़ मात्र हुआ करता था, और अभी आप 24-25 में आप 25-26 का बजट आप देखेंगे तो 1000 करोड़ से ऊपर का बजट चल गया है। आप समझिए कि हम लोग समुदाय के लिए कितना काम कर रहे हैं। मदरसा का निर्माण, यहाँ पे आप आइएगा बिहार में, आप देखिए तो मदरसा स्कूल में शिक्षकों की, उर्दू शिक्षकों की बहाली। आप समझिए कि कब्रिस्तान की 8000 के ऊपर कब्रिस्तान की घेराबंदी हमारी सरकार ने कराई है। इन लोग को कुछ कहना नहीं है, इन लोग को बेचैनी वही है। इन लोगों का जो वोट बैंक
वोट था, वो वोट खिसक रहा है, इसलिए इन लोग मानसिक रूप से कांग्रेस हो या फिर कोई विपक्ष की पार्टियां हो, सभी को इसी चीज की चिंता है कि मेरा वोट खिसक रहा है। इसलिए एनडीए बहुत ही मजबूती तरीके से इन समुदाय के साथ खड़ी है और बेहतर विकास कर रही है। मैं आश्वस्त करता हूँ कि मैं पूरे देश के मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग आराम से रहें, आप लोगों की बेहतरी के लिए जो भी हो सकता है हम लोगों की सरकार करेगी। यानी आपको सरकार के साथ आगे बढ़ना भी है विधानसभा चुनाव के दौरान भी, और साथ ही भरोसा भी है। ठीक, मुस्लिम समुदाय को मुख्य धारा में जुड़ने के लिए एनडीए की सरकार के साथ ये कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। इन लोगों की राजनीति लंबे समय से मुस्लिम समुदाय ने देख लिया है कि इन लोगों ने सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ठगने का काम किया। ठीक है संदीप चौधरी जी, जब लोकसभा चुनाव का मौका आया तो हमने भी देखा कि कांग्रेस के भी कई बड़े चेहरे मंदिरों में जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन जब बांग्लादेश का मुद्दा सामने आया, वहां हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तो कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता चुप्पी साध गए। बहुत ठहराव के बाद जब उनसे बहुत ज्यादा सवाल खड़े किए गए, उस दौरान उनकी आवाज कुछ चुनिंदा नेताओं की हमने सुनी थी। कई ऐसे मामले देश भर में रहे हैं जिन मामलों पर ये चुनिंदा टॉपिक्स पर ही बोलते हैं, कुछ टॉपिक्स पर बिल्कुल खामोशी छा जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा अयोध्या में दान को लेकर के कई बड़े सवाल खड़े किए गए, लेकिन वक्फ का मामला आया तो आप वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे हड़प सकते हैं, उनसे उनका हक कैसे छीन सकते हैं, आप मुसलमानों को दबा रहे, इन्हें सारी चीजें याद आ जाती है। लेकिन जब सेक्शन 40 या सेक्शन 80C जोड़ा गया तब कुछ नहीं, यहां तक जब संशोधन 2 बार हुए तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सर ये जो इस वक्त हो रहा है सर, इसे मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है, वोट बैंक की लड़ाई है, या वाकई कोई किसी के हित का सोच भी रहा है कोई भी पार्टी? देखिए सुरभि जी, ये दुर्भाग्य है मेरे देश का कि वोट बैंक की राजनीति की जाती है मेरे देश में। और ये भी सच बात आपने कही कि सिलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं, सिलेक्टिव मुद्दे होते हैं जिन पे विपक्ष बोलता है या जिन पे विपक्ष एकजुट हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज समझने वाली है, देश का सबसे ताकतवर इंसान है अंबानी आज की तारीख में जी। और वक्त के लोग आज भी ये कह रहे हैं कि अंबानी ने हमारी जगह पर कब्जा कर लिया, मतलब वो प्रॉपर्टी वक्त की है। अब आप ये सोचिए मेरी और आपकी क्या हैसियत है, इसका मतलब जो वक्त है वो तो किसी की भी प्रॉपर्टी को, किसी भी गांव की प्रॉपर्टी को, किसी भी मंदिर को, किसी भी संसद भवन को, किसी भी चीज को अपना बना सकता है, अपना दावा ठोक सकता है। और सुरभि जी समझने वाली एक चीज है, जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। ये देखिए वो जो प्रॉपर्टी दी गई, उस प्रॉपर्टी में उस लैंड पे चाहे आप खेती कर लीजिए, चाहे मस्जिद बना लीजिए, चाहे वक्त बना लीजिए, चाहे अपना कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर उसको तो आप धार्मिक आधार पे अपना बना लेंगे, और जो हमारे और आपके करने खाने के लिए चीजें हैं, जमीन है, जायदाद है, उस पर भी आपकी का दावा होगा। तो ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं, तो ये जैन है, तो ये सिख है, तो ये हिंदू है, ये कहाँ महासागर में, हिंद महासागर में डूब कर देंगे। तो कहीं न कहीं लोगों को अगर सेव करना है तो देखिए एकजुट होना पड़ेगा। और ये कांग्रेस की जो खामियां रही आज लोग को भुगत रहे हैं, और मुझे लगता है उन कब्जों को दूर करने का वक्त है, और ये सरकार उन कब्जों को वन बाय वन दूर करने का कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, इसलिए विपक्ष को आज दर्द हो रहा है। चलिए ठीक है, यानी देखिए इस डिबेट से तो हम फिलहाल यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कुछ लोगों को तकलीफ सिर्फ तब होती है जब यहाँ वक्फ की बात आ जाए, या फिर सिर्फ उस वक्त तकलीफ होती है जब मुद्दा इनसे जुड़ा हुआ ना हो और खास तौर पर इनकी बातों को ध्यान में ना रखा जाए। लेकिन तकलीफ वहां नहीं होती है जब अचानक से ये सवाल सत्ता पक्ष से तो पूछ लिया जाता है कि इतनी सालों से सरकार थी, तब से तब तक अब तक आपने क्या किया था, अचानक से मुद्दा क्यों याद आया। लेकिन सवाल उस वक्त ये वहां नहीं पूछा गया कि आखिर अचानक से ये प्रॉपर्टीज बढ़ती कैसे चली गई। अगर इनके पास पहले से ये तमाम जमीनें इनके पास थी तो फिर बहुत पहले ही क्लेम कर देना चाहिए था। महाकुंभ की जमीन पर अचानक से क्लेम सामने आता है,
संसद की जमीन पर अचानक से क्लेम सामने आता है, एंटीलिया की जमीन पर अचानक ही क्लेम सामने आता है वक्फ बोर्ड का, तब ये सवाल नहीं पूछते। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस वक्त हमारे पास समय का अभाव है और राकेश पोद्दार जी प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी से जुड़े, शिवानंद जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े, महेश दास जी प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ जुड़े, संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े और राहुल अवाना जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन अब जवाब आपको भी तलाशना है कि आखिर किस पार्टी पर आप वाकई भरोसा कर सकते हैं कि ये सिर्फ सत्ता का मोह है, वोट बैंक का मोह है, या फिर वाकई आपके हित का कोई सोच भी रहा है। नमस्कार।